हे गाइस, वेलकम टू द रूरल एकेडमी। और आज ला रहा हूँ मैं आपके लिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर्स। तो आज इसी क्रम में हमारी तारीख है 10 जून। तो यहाँ पर आज इसका करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में आया डीहाइफाइनेशन पद संबंधित है। यानी कि ये किससे संबंधित, जो आपका डीहाइफाइनेशन जो शब्द है ये किससे संबंधित है? गूगल द्वारा विकसित कोविड-19 से संबंधित सॉफ्टवेयर से, बी स्पाईवेयर से बचने के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर से, सी एक प्रकार की कूटनीतिक शब्दावली से, डी लघु उपग्रहों का पता लगाने की एक तकनीक से। देखिए, ये अभी जो आपका डीहाइफिनेशन एक शब्द जो आया है ये एक प्रकार की कूटनीतिक शब्दावली है। अभी है क्या वो मैं बता रहा हूँ। सन 2017 में आपको याद होगा जब हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जो थे वो इजराइल की यात्रा पर गए थे, लेकिन उस दौरान जो इजराइल का जिससे डिस्प्यूट था, जिस देश से डिस्प्यूट लगा हुआ है यानी फिलिस्तीन के साथ डिस्प्यूट लगा हुआ है, तो वहां पर नहीं गए थे। तो कूटनीतिक विशेषज्ञ ये मानते हैं कि यह कदम भारत की पूर्व में अपनाई गई नीति से विपरीत है और इससे पहले भारतीय राजनेता जो थे एक साथ दोनों पश्चिम एशियाई देशों का दौरा करते थे और भारत के द्वारा इजराइल और फिलिस्तीन जो इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर अपनाई गई इस नीति को कूटनीतिक एक्सपर्ट ने यहाँ पर डीहाइफिनेशन का नाम दिया है। यानी कि यहाँ पर जो कूटनीतिक एक्सपर्ट हैं जो यहाँ पर जैसे मोदी जी यहाँ पर जो है इजराइल के लिए गए लेकिन फिलिस्तीन नहीं गए, तो ये नीति को है, इस नीति को यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट ने डीहाइफिनेशन का नाम दिया है, तो वो बताया गया है। तो डीहाइफिनेशन की नीति जो है वो यूएसए के द्वारा भारत और पाकिस्तान यानी भारत पाकिस्तान में जब आपसी तल्खी हुई थी, यानी कि दोनों के रिश्ते जब बहुत ज़्यादा खराब होने के कगार पर थे, तो इसके संदर्भ में सबसे पहले यूएसए के द्वारा अपनाई गई थी। तो हमने भी डीहाइफिनेशन की नीति अपनाई और यहाँ पे इजराइल के फेवर में गए, इजराइल के पास गए और फिलिस्तीन में हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए। तो ये अभी हाल में चर्चाओं में आया था शब्द वाला डीहाइफिनेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा इसका सी। प्रश्न नंबर 2 है आज आपका यहाँ पर, गंगा नदी के लिए प्रारंभ की गई निम्नलिखित पहलों पर विचार कीजिए। यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन यानी एनएमसीजी को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। सेकंड, अर्थ गंगा परियोजना में गंगा नदी के बारे में जागरूकता और ज्ञान प्रसार के लिए ऑनलाइन क्विज का आयोजन किया जाता है। देखिए, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन जो एनएमसीजी है, इसकी शुरुआत आपको पता होगा एनएमसीजी की शुरुआत कब की गई थी। ये शुरुआत की गई थी 12 अगस्त सन 2011 में। यानी इसकी शुरुआत जो की गई थी 12 अगस्त सन 2011 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम यानी कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। अब देखिए, यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे अर्थ गंगा परियोजना में गंगा नदी के बारे में जागरूकता और ज्ञान प्रसार के लिए ऑनलाइन क्विज का आयोजन किया जाता है। देखिए, अभी क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री जो है आपके वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने गंगा नदी से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नमामि गंगे परियोजना को यहाँ पर अर्थ गंगा जैसे एक सतत विकास के मॉडल में परिवर्तित करने का आग्रह किया था। यानी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया कि आग्रह किया, इसके जरिए नमामि गंगा परियोजना थी, इसको यहाँ पर अर्थ गंगा में यानी इसके जरिए हम यहाँ पर आर्थिक गतिविधियां गंगा में संचालित कर सकें, यानी हमारी गंगा जो है वो आर्थिक गतिविधियों का भी आधार बने। तो ये अर्थ गंगा के रूप में परिवर्तित करने का आग्रह किया था। तो गंगा क्वेस्ट पुरस्कार यहाँ पर जो है, यानी कि यहाँ पर तो अर्थ गंगा जो है कहीं ना कहीं ये कोई ऑनलाइन क्विज से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन तो गलत है। अब देखिए, बात करते हैं यहाँ पर गंगा यानी कि जो ऑनलाइन क्विज वाला ये है क्या। अभी एक प्रतियोगिता हुई थी, मैं नाम लिख दे रहा हूं, गंगा क्वेस्ट अवार्ड्स के है ये, ठीक है। यानी अभी गंगा क्वेस्ट अवार्ड गंगा नदी पर पहली बार राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन क्विज है ये, और ये गंगा नदी के बारे में जागरूकता और ज्ञान प्रसार करने के लिए 1 महीने तक यहाँ पर ऑनलाइन क्विज आयोजित की जाएगी। यानी गंगा क्वेस्ट अवार्ड के तहत पूरे देश में लगभग 1 महीने तक पूरे देश में जो है क्विज चलेगी, ठीक है। और ये पहली बार ऐसा मौका है जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई इतने बड़े लेवल पर ऑनलाइन क्विज हो रही है। तो पहला वाला कथन सही है यहाँ पर, तो आंसर है केवल 1। प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पर आज आपका, ब्रू जनजाति के संदर्भ में यहाँ बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, यानी यहाँ पर बताना है गलत ऑप्शन कौन सा है। पहला है यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर है, ब्रू जनजाति की सबसे अधिक आबादी त्रिपुरा में पाई जाती है। सेकंड, ब्रू जनजाति की कुल 12 उपजातियां हैं। थर्ड, ब्रू जनजाति के लिए किए गए चतुर्पक्षीय समझौते में इस समुदाय के लोगों को मिजोरम में बसाने का प्रस्ताव है। देखिए, ब्रू जनजाति को एक अन्य नाम, इसका नाम है रेयांग,
मैं नाम लिख दे रहा हूँ, ब्रू जनजाति को एक अन्य नाम जिसका नाम है रेयांग। ठीक है, तो ये जनजाति पूर्वोत्तर भारत के मूल निवासी हैं, जो कि मुख्यतः त्रिपुरा, मिजोरम और असम, यानी त्रिपुरा का नाम दिया है यहाँ पर, मिजोरम का नाम दिया है, और इसके अलावा ये असम, यानी इन 3 राज्यों में मूल रूप से ये प्रजाति पाई जाती है, जनजाति पाई जाती है। तो इस जनजाति की सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो मिजोरम में है। ये आप ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा आबादी इसकी कहाँ है, ये मिजोरम में है। तो मिजोरम के मामित और कोलासिब जिलों में पाई जाती है, यानी मिजोरम के जिले हैं मामित और कोलासिब, तो यहाँ पर इनकी सबसे ज़्यादा आबादी पाई जाती है। नाम लिख दे रहा हूँ, मामित और कोलासिब। तो ये जो मिजोरम के जिले हैं इनमें यहाँ पर इसकी ब्रू जनजाति की यानी रेयांग जनजाति की सबसे ज़्यादा आबादी पाई जाती है। तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत है, यानी यहाँ पे त्रिपुरा लिखा है, त्रिपुरा में नहीं है, मिजोरम में है। अगली बात आती है कि ब्रू जनजाति की कुल 12 उपजातियाँ हैं। देखिए, अगर बात करें तो इस समुदाय के अंतर्गत लगभग 12 उपजातियाँ शामिल हैं, और इस जनजाति के लोग जो है अधिकांशतः जिनकी जो भाषा बोलते हैं वो भाषा, इनकी लैंग्वेज क्या है, ब्रूही लैंग्वेज है, यानी इनकी जो लैंग्वेज भी है वो ब्रूही है। ब्रूही यहाँ पर इनकी लैंग्वेज भी है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, यानी ब्रूही इनकी यहाँ पर लैंग्वेज भी है। तो यहाँ सेकंड वाला ऑप्शन सही है। थर्ड है यहाँ पर, ब्रू जनजाति के लिए चतुर्पक्षीय समझौते में इस समुदाय के लोगों को मिजोरम में बसाने का प्रस्ताव है। देखिए, यहाँ पर अभी क्या हुआ था कि जनवरी में केंद्र सरकार ने त्रिपुरा सरकार, मिजोरम सरकार और ब्रू प्रतिनिधियों के मध्य ब्रू शरणार्थियों को लेकर एक चतुर्पक्षीय समझौता किया, जिसमें त्रिपुरा में रह रहे ब्रू शरणार्थियों को त्रिपुरा में ही बसाने की बात की गई थी, यानी मिजोरम वाले शरणार्थियों को नहीं, बल्कि त्रिपुरा में जो व्यक्ति रह रहे थे, त्रिपुरा राज्य में जो शरणार्थी रह रहे थे, अन्य राज्यों से आए हुए शरणार्थी थे, तो उन्हें प्रॉपर में त्रिपुरा में ही सेटल करने की बात कही गई थी, त्रिपुरा राज्य में ही सेटल करने की बात कही गई थी। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसमें लिखा है मिजोरम में बसाने की बात की गई, यानी मिजोरम में नहीं, त्रिपुरा में जो यहाँ पर इनके रह रहे थे, शरणार्थी रह रहे थे, जो विभिन्न राज्यों से भटक कर आए हुए थे, तो शरण के रूप में यहाँ रह रहे थे, तो इन्हें प्रॉपर वे में इनको रिहेबिलिट करने के लिए त्रिपुरा में ही बसाने की बात की गई थी। देखिए, यहाँ पर आपका पहला और तीसरा ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर पूछा यही गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो केवल 1 और 3 कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन होगा सी। प्रश्न नंबर 4 है आज आपका, यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ बताना है कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पर पहला है, हाल ही में समाचारों में आए हुए पद हैं और इनका संबंध, यानी कि जो आपके समाचारों में आए हुए पद हैं इनका किससे संबंध है। अतुल्य, यहाँ पे सामने लिखा है माइक्रोवेव स्टेरलाइजर, इकोसेंस, कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक बायो सेंसर, डेमो 2, नासा और स्पेस एक्स कंपनी का संयुक्त मिशन। अब देखिए, यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर अतुल्य के बारे में। अतुल्य एक माइक्रोवेव स्टेरलाइजर है, यानी अतुल्य जो है वो एक माइक्रोवेव स्टेरलाइजर है। इसे जो है पुणे में स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, यानी पुणे में आपका पता होगा आपको, पुणे में जो है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी स्थित है, तो उसने कोविड-19 को विघटित करने के लिए विकसित किया है। और कोविड-19 वायरस जो है वो 56 से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तापमान की सीमा में अतुल्य के डिफेंशियल हीटिंग से ये विघटित हो जाएगा। यानी अतुल्य क्या करेगा कि माइक्रोवेव हीटिंग पैदा करेगा, जिसके जरिए 56 से 60 डिग्री की सीमा, 60 डिग्री सेल्सियस की सीमा में जो यहाँ पर जो वायरस है, कोरोना वायरस है, ये खत्म हो जाएगा, यानी विघटित हो जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। सेकंड है इकोसेंस। देखिए, इकोसेंस की बात करें तो एक ये बायो सेंसर है, और बायो सेंसर है ये लार के नमूनों में कोविड-19 का पता लगा सकता है। और इसको जो यानी इसका इन्वेंशन जो हुआ है वो मैं बता दे रहा हूँ। इसका इन्वेंशन हैदराबाद में आपकी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है, यानी NIAB है हैदराबाद में, NIAB, फिर से नाम रिपीट कर दे रहा हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो है यानी कि एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है, इसके द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन भी सही है। डेमो 2 की बात कर लेते हैं। देखिए, डेमो 2 यहाँ पे लिखा हुआ है नासा और स्पेस एक्स कंपनी का संयुक्त मिशन है। देखिए, यहाँ पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और स्पेस एक्स, यानी स्पेस एक्स एक प्राइवेट फर्म है, यानी एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है ये, और अमेरिका की है ये। ठीक है, इसके फाउंडर इनके बारे में जानते होंगे। इनके फाउंडर जो हैं, इनके फाउंडर की अगर बात करें तो यहाँ पर इनके फाउंडर जो हैं वो एलोन मस्क हैं। ठीक है, यानी जो कि टेस्ला कंपनी के भी ओनर हैं, यानी एलोन मस्क का नाम आपने सुना होगा, ये एलोन मस्क हैं इसके फाउंडर। अब देखिए, बात कर लेते हैं, इस कंपनी ने अभी हाल में ही यानी कि 27 मई 2020 को डेमो 2 मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को रॉकेट में भेजेगा ये, यानी आपने देखा भी था कि अंतरिक्ष में रॉकेट भेजा भी था। और इस मिशन में यहाँ पे फॉल्कन 9 रॉकेट, यानी एक हैवी रॉकेट है, इसका उपयोग किया जाएगा। और यहाँ पर 2 यात्री भेजे गए हैं इसके जरिए, इनका नाम है वेहन केन और हर्ले, यानी 2 अंतरिक्ष यात्री जो भी भेजे गए हैं हाल में ही स्पेस एक्स के द्वारा। इनका नाम है वेहन केन
और हर्ले, ये 2 नाम हैं इनके। तो ये दोनों यात्री अभी अंतरिक्ष में भेजे गए हैं स्पेस एक्स के द्वारा, ठीक है। तो ये कहाँ पर रहेंगे? ISS में रहेंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है अंतरिक्ष में स्थित है, वहाँ पर ये भेजे गए हैं, जहाँ पर लगभग 4 महीने तक अपना समय गुजारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन होगा आपका डी, यानी 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 5 है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। यानी झारखंड सरकार की जो मेनली योजनाएं हैं उन्हें फोकस किया है। ये कौन कौन सी योजना किस किस से संबंधित है यहाँ पर? पहली है बिरसा हरित ग्राम योजना। इसका उद्देश्य है वनीकरण हेतु अप्रयुक्त सरकारी पड़ती भूमि का उपयोग। सेकंड है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। इसका उद्देश्य है प्रत्येक गांव तक पाइपलाइन द्वारा पेयजल पहुंचाना। थर्ड है वीर शहीद पोतो हो खेल विकास परियोजना। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में खेल आधारित अवसंरचना का निर्माण करना। देखिए यहाँ पर बात करी जाए बिरसा हरित ग्राम जो योजना है, इसका उद्देश्य ये है कि वनीकरण के लिए यहाँ पर जो 2 लाख से एकड़ जो जमीन है, 2 लाख एकड़ से यहाँ पर अधिक जमीन है, ठीक है, इससे अधिक जो अप्रयुक्त सरकारी पड़ती भूमि पड़ी है इसका उपयोग करना है। और इसके तहत लगभग 5 लाख परिवारों को 100 फल देने वाले पौधे दिए जाएंगे। इसके जरिए क्या किया जाएगा, यानी लगभग जो आपकी 5 लाख फैमिली है इनको यानी कि 100 पेड़ दिए जाएंगे जो कि फल देने वाले होंगे, यानी 100 प्लांट दिए जाएंगे। इन्हें 100 प्लांट पकड़ाए जाएंगे, प्लांट करना है इन्हें, जो कि फल दिया करेंगे, यानी फल देने वाले 100 प्लांट इन्हें दिए जाएंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, और इनके वृक्षारोपण, रख रखाव और यहाँ पर इनके भूमि कार्य, वनीकरण कार्य की जिम्मेदारी इन ग्रामीण परिवारों के पास होगी, जबकि भूमि का स्वामित्व जो होगा सरकार के पास रहेगा, क्योंकि ये सरकार की है, सरकारी पड़ती भूमि है ये, ठीक है। तो ऐसे करके क्या होगा कि भाई इन लोगों को रोजगार मिलेगा। लगभग आप समझ लीजिए 100 प्लांट या फ्रूट के दिए जाएंगे, फल के दिए जाएंगे, तो क्या होगा, जब फल तैयार होंगे तो उन फलों को बेचकर इनकी आय सृजित होगी। और कहीं ना कहीं सरकारी जो पड़ती जमीन पड़ी है, बेकार जमीन पड़ी है, उस पर वनारोपण भी हो जाएगा। इन सरकार का दोनों दोहरा उद्देश्य हो जाएगा, सरकार का भी फायदा है, पर्यावरण को भी हितैषी रहेगा, और ये वहाँ पर जो रहने वाले निवासी बाशिंदे हैं उनको भी फायदेमंद रहेगा, उनकी भी आमदनी बढ़ जाएगी। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड है यहाँ पर नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। देखिए इसमें लिखा है प्रत्येक गांव तक पाइपलाइन द्वारा पेयजल पहुंचाना। अगर देखिए नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना की बात करें, इसका उद्देश्य जो है वो जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल भंडारण के लिए कृषि उपयोगी जल संग्रहण इकाइयों का निर्माण करना है। यानी कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाली टेक्नोलॉजी है उसको विकसित करना है, ताकि जो वर्षा जल वगैरह है उसको हम संचित कर सकें और वर्षा जल का पुनर्भरण हम यहाँ पर सुनिश्चित कर सकें। यानी कि जो भूमि जल है उसका पुनर्भरण भी हम सुनिश्चित कर सकें। तो ये सेकंड वाला ये ऑप्शन जो है गलत है, यानी प्रत्येक गांव तक पाइपलाइन द्वारा पेयजल पहुंचाना ये नहीं है, बल्कि यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर वर्षा जल पुनर्भरण या फिर जो भी मान सकते हैं, यानी कि जल का संग्रहण करने से संबंधित योजना है ये। यानी एक लाइन में कहें तो जल का संग्रहण करने से संबंधित योजना है ये। तो सेकंड वाला ऑप्शन गलत है। थर्ड वाला ऑप्शन है यहाँ पर कि वीर शहीद पोतो हो, ये पूरा नाम है यहाँ पर, वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना। यहाँ पर इसका उद्देश्य लिखा है ग्रामीण क्षेत्रों में खेल आधारित अवसंरचना का निर्माण। देखिए अगर बात करें वीर शहीद पोतो हो खेल विकास परियोजना, इसके तहत खेलों को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति यानी खेल आधारित अवसंरचना का निर्माण करने के लिए ग्रामीण रोजगार योजनाओं के साथ खेलों को जोड़ा जाएगा। और इस योजना के तहत झारखंड की सभी 4300 पंचायतें, यानी कि झारखंड में लगभग 4300 पंचायतें हैं, तो सभी 4300 पंचायतों में लगभग 5000 खेल जो है यहाँ पर 4300 पंचायत हैं, और इनमें कितने खेल होंगे, यहाँ पर लगभग 5000 खेल के मैदान स्थापित किए जाने की योजना है। यहाँ पर इन जो है 4300 पंचायत में 5000 खेल के मैदान जो है विकसित करने की योजना है इसके तहत, ठीक है। ये आप यहाँ पे ध्यान रखना, वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना के तहत झारखंड के 4300 ग्राम पंचायतों में 5000 खेल की मैदान विकसित करने की ये योजना है, ताकि खेलों को बढ़ावा दिया जा सके। तो थर्ड वाला ऑप्शन भी यहाँ पे सही है, पहला और तीसरा कथन सही है, तो ऑप्शन होगा यहाँ पर सी, यानी केवल 1 और 3। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। इससे पहले भी ये मेरी शिकायत आप लोगों से रही थी कि भाई आप लोग जो वीडियो देखने वाले हैं एटलीस्ट वीडियो को लाइक शेयर तो करते रहिए। तमाम नए अभ्यर्थी जो जुड़ रहे हैं चैनल से उन्हें पता ही नहीं है वीडियो के बारे में, ये करंट की वीडियो भी हमें मिल रही है, तो आप लोग कम से कम एटलीस्ट शेयर तो कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए उतना ही। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।